सर 2 मिनट रुक जाइए। ऑडियो नहीं आ रही सर। ऑडियो नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही है। अब आ रही है सर। हाँ 2 मिनट सर बस। करें। हाँ जी हाँ। आपका सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में। मैं जो विषय आप सबके सामने, जिस तरह से देश की आर्थिक प्रगति में आगे बढ़ रहा है, उस विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सबके सामने रखना चाहता हूं। इसी स्टार्ट है। भारत जो वर्तमान समय की सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था बनी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था कंटिन्यूअसली बनी हुई है। और वह उस समय जब जियोपॉलिटिक्स और टैरिफ वॉर से अप्रभावित होते हुए यह अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्लोबल चैलेंजेस हमारे सामने हैं। ग्लोबल टैरिफ वॉर हो या जियोपॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट्स हो, उन सब के बावजूद आज उनसे बिना प्रभावित हुए भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। और पिछले 10-11 वर्ष में हमारे आर्थिक पैरामीटर्स हैं, जितने भी आर्थिक पैरामीटर्स हैं वह सब सुदृढ़ हैं। और अगर किसी कंट्री को, किसी देश को ग्लोबल लेवल पे लीडरशिप के स्थिति में पहुंचना है तो उसके लिए 3 महत्वपूर्ण आयाम है जो उसको महत्वपूर्ण तरीके से आगे ले जा सकते हैं। वह है रोबस्ट इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग डिफेंस एंड मिलिट्री कैपेबिलिटीज एंड इंटेंस ग्लोबल एंगेजमेंट। अगर ये 3 चीजें किसी देश के प्रति पॉजिटिव है तभी वो आज के समय में, आने वाले समय में ग्लोबल लीडरशिप अटेन कर सकता है। इन तीनों विषय में मैं कुछ मुद्दे आप सबके सामने संक्षिप्त में रखूंगा, जो कि अंडरलाइन करते हुए हम बताना चाहते हैं उन तीनों क्षेत्र में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डिफेंस के रूप में और जियोपॉलिटिकल एंगेजमेंट। अगर आप देखेंगे भारत का पिछले 10-11 वर्ष में तो महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा है। इकोनॉमी को अगर हम देख लें तो सारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स, इन्फ्लेशन जो है, महंगाई दर सबसे कम है। आज महंगाई दर देश की ग्लोबल लेवल पे कई देशों को बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन भारत की महंगाई दर 4.4 दशमलव के करीब है, जो कि टारगेटेड आरबीआई के उससे अंतर्गत है। वित्तीय घाटा, आज मैं सवेरे ही देख रहा था कि यूएस अपने आप में, यहाँ पे एक एडवाइजरी निकली है कि यूएस का वित्तीय घाटा इतना इस लेवल पे पहुंच गया है कि उसके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन भारत का फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ, वह जो टारगेटेड रखा हुआ था भारत ने, उसके अंतर्गत उसी लेवल पे है। सरकार आने वाले समय में उस वित्तीय घाटे को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ेगी, इसके लिए कमिटेड है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आज हमारा $700 बिलियन के करीब पहुंच गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है किसी की अर्थव्यवस्था के लिए। जो प्रत्यक्ष निवेश आता है किसी भी कंट्री के लिए, भारत में आज विश्व में सबसे ज्यादा निवेश है तो वो भारत अट्रैक्ट कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ देश का बहुत मजबूत है। हर वर्ष पिछले वर्ष के बजट में भी लगभग 11 करोड़ का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार कंटिन्यूअसली करती आ रही है और हर साल ये बढ़ रहा है। इसी के कारण हम देखते हैं कि सड़क है, रेल है, एयरवेज है, ब्रिजेस है, इन सब क्षेत्रों में बहुत अच्छा तरीके से देश की जो आधारभूत संरचना है वो मजबूत हो रही है। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आज G20 का जब यहाँ पे भारत में जो समिट हुआ था, उसके अंदर एक भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण
तरीके से कंट्रीब्यूशन ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया था वह सोशल वेलफेयर स्कीम को जिस तरह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकार, मोदी जी की सरकार जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं को डिलीवर करने में सफल हुई है, वो अपने आप में एग्जाम्पलरी और ग्लोबल लेवल पे उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। कैपिटल मार्केट हमारा आज देशों में कैपिटल मार्केट मंदी की आड़ में अटका हुआ है, लेकिन हमारा कैपिटल मार्केट तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अगर एक समय था 2014 के पहले अगर हम देखें तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को लायबिलिटी माना जाता था सरकार का। आज जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उन सब का अगर मार्केट परफॉर्मेंस देखें, उनका कैपेक्स इन्वेस्टमेंट देखें, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें, तो यह सब बहुत अच्छी तरह से स्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रांग हो गई है। बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑयल, डिफेंस और भी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो सब बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारी इकोनॉमी के जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, जो स्ट्रेंथ किसी देश की ग्लोबल लीडरशिप के लिए पिलर है एक महत्वपूर्ण, उसमें बहुत अच्छी तरह से मजबूत तरीके से स्थापित हो गया है। दूसरा, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अगर वहां पे भी देखें तो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी ने ग्लोबल लेवल पे एक अपनी पहचान बनाई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ले लीजिए, मैजगॉन डॉक को ले लीजिए, इनके 4-4 साल के जो ऑर्डर्स कंप्लीटली इनके पास बुक्ड है। हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी, ब्रह्मोस को देख लीजिए और भी तेजस एयरप्लेन को देख लीजिए। तो ग्लोबल लेवल पे मिलिट्री स्ट्रेंथ जो दूसरा पिलर है किसी की देश को मजबूत स्थिति में लाने के लिए, वह भी बहुत अच्छी तरह से ग्लोबल लेवल पे हमने अपनी पहचान बनाई है। और तीसरा जो पिलर है किसी देश की ग्लोबल लीडरशिप के लिए, वह है इंटेंस ग्लोबल एंगेजमेंट। आप वैश्विक स्तर पे ग्लोबल से विश्व की जो ताकतवर कंट्रीज हैं या विश्व की जो मजबूत देश है, उनके साथ आप लोगों का किस तरह का संबंध यह डिफाइन करता है। उसमें आप देख लीजिए कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, यूरोपियन कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे बन रहे हैं। G20 का अभी हमने जो समिट किया था, उसने ब्रांड इंडिया के इमेज को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी तरह से स्थापित है। अभी यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का एक स्टेटमेंट था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। उन्होंने यूक्रेन रशिया को दोनों को एक साथ वहां पे मिलकर बात करके यह बात कही कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर विच वाज इकोड ग्लोबली। यह और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर जी ने यूरोपियन नेशंस को कि आप प्रीच तो करते हैं बट डोंट प्रीच व्हाट यू डोंट प्रैक्टिस। कई विषय पे उन्होंने स्पष्ट रूप से उनको यह आगाह किया है। और यह इनर विजन और इनर क्लैरिटी ऑफ स्ट्रेंथ कंट्री के तभी यह हो सकता है। ग्लोबल आउटरीच को अगर हम देखें, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे क्वेड, आज ग्लोबल लेवल पे कई महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर कंट्रीज का डिवीजन हो जाता है, कोई इसका मेंबर है, कोई किसी का मेंबर है। लेकिन क्वेड को देख लीजिए, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत उसका सदस्य है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आज भारत को काफी स्ट्रांगली रिकॉग्नाइज किया जाता है। OECD कंट्रीज के साथ हमारे G7, G20 कंट्रीज के साथ बहुत अच्छा संबंध है। सार्क कंट्रीज में भारत अच्छी लीडरशिप कर रहा है। ब्रिक्स के अंदर भारत बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। और इवन चाइना का SCO जो है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ भी भारत के बहुत अच्छे संबंध है। जो 3 पिलर मैंने बताए भारत के को ग्लोबल लीडरशिप में स्टैब्लिश करने के लिए, तीनों बहुत अच्छी तरह से स्टैब्लिश है। रोबस्ट इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग डिफेंस एंड मिलिट्री कैपेबिलिटीज एंड इंटेंस ग्लोबल एंगेजमेंट, यह तीनों अच्छी तरह से स्थापित है। और इसी के आधार पर जब हम कहते हैं कि भारत विकसित भारत की लक्ष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री का आह्वान है, तो उसकी तरफ भारत तेजी से बढ़ रहा है। कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने आते हैं, उन चैलेंजेस को हम से मीट आउट करते हैं, यह महत्वपूर्ण है।
आज ग्लोबल टैरिफ वॉर्स देश ग्लोबल लेवल पे चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा के अर्थव्यवस्था को डिसरप्शन क्रिएट ग्लोबली ट्रेड्स को, उसके अंदर कई कंट्रीज आज इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वर्ल्ड फोरम्स पे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भारत को अनेक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर हम चाइना +1 पॉलिसी देखें, चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, बना हुआ था, लेकिन इस टैरिफ वॉर और कोविड के बाद ने इस बात को माना है कि अगर हम सारा मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन अगर किसी एक कंट्री के साथ कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं तो वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है हमारे बिजनेस के लिए। तो हमें ऑल्टरनेटिवली कहीं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करनी चाहिए, जिसके लिए भारत का जो इकोसिस्टम है, भारत की सरकार का जो आउटरीच है, भारत की सरकार का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत काम है, वह इस बात टैरिफ वॉर में भी, क्योंकि कई कंट्री जैसे बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, चाइना, इनके साथ अगर ग्लोबल टैरिफ अमेरिका का देखें तो उन लोगों के साथ ग्लोबल टैरिफ जो अमेरिका ने ट्रंप ने लगाया है रेसिप्रोकल टैरिफ, उसके कंपैरिजन में भारत के को महत्वपूर्ण तरीके से वो टैरिफ का कॉम्पिटिटिव तरीके से हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो चाइना +1 की अपॉर्चुनिटी है, टैरिफ में हमारे कॉम्पिटिटिव कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारे जो टैरिफ्स हैं वो कम है, वो भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं। और इस अपॉर्चुनिटी को एनहेंस करते हुए सरकार ने बायलैटरल ट्रेड ट्रीटीज को आगे बढ़ाया है। यूके के साथ, इंग्लैंड के साथ हम लोगों ने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। इंटरिम ट्रीटी यूएस के साथ जो 90 डेज का जो विंडो यूएस ने प्रोवाइड किया है कि आप बायलैटरल ट्रीटी हमारे साथ कर लें तो हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की जो बात है उसको हम एक्सटेंड कर देंगे। तो उसके अंदर भी भारत अपने इंटरेस्ट को वॉच करते हुए हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्रीज, फुटवेयर इंडस्ट्रीज, ऐसी सब इंडस्ट्रीज का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए बायलैटरल ट्रेड ट्रीटीज यूके, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इन सब के साथ बायलैटरल ट्रीटी कर रही है ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नए नए आयाम, बाजार मिले, हमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके। इस सब के लिए भी सरकार महत्वपूर्ण तरीके से काम कर रही है। तो जो हमारी बेसिक आर्थिक पैरामीटर्स हैं वो तो मजबूती के बाद सरकार वहीं रुक नहीं रही है, कंटिन्यूअसली रिफॉर्म्स के लिए आगे जा रही है। बायलैटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है वो एक महत्वपूर्ण हमारे व्यापार को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का काम करेंगे और इस चीज को भी सरकार पूरी तरह से ध्यान में रख रही है। जैसा मैंने बताया था कि जो डिफेंस का है, जो डिफेंस की मजबूती हमारी तो अच्छी तरह से आगे चल रही है। डिफेंस इंडस्ट्री में एक समय था कि 90% हमारा जो डिफेंस रिक्वायरमेंट था वो हम इंपोर्ट करते थे। आज मोर देन 65% हमारा जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है वो डोमेस्टिकली हम प्रोक्योर कर रहे हैं। इसके कारण हमारा प्राइवेट सेक्टर डिफेंस बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट की पीएसयूज भी जो डिफेंस सेक्टर में काम कर रही है वह बहुत मजबूती से और उनकी आर्थिक संपन्नता अच्छी तरह से चल रही है और ग्लोबल पे हमारा डिफेंस का भी एक्सपोर्ट भी बढ़ता जा रहा है। कई लोगों को ये चिंता है कि जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट अभी पाकिस्तान से हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्या इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? या हम लोगों का बिल्कुल स्पष्ट आप लोगों को बताना यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका आर्थिक व्यवस्था पे, हमारी देश की अर्थव्यवस्था पे बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आर्थिक रूप से हमारा बहुत बड़ा ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन पाकिस्तान से कभी नहीं रहा है। तो इसका नेगेटिव नकारात्मक जो प्रभाव है भारत पे इसका नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान को, जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है को पूरी तरह से हम
नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। उसने अगर टेररिज्म को नहीं रोका तो उस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो डिफेंस इंडस्ट्री तो मजबूत हो ही रही है, साथ में इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। मैं कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने जो देश की मजबूत स्थिति को रखते हुए अभी पीछे आई है वह भी आपके सामने रख दूंगा। डिटेल्स में आप जा सकते हैं आपको, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट अभी आई है वो है आरबीआई की रिपोर्ट है। आरबीआई ने मई के समय में मई बुलेटिन में बताया है कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तरह से मजबूत है। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या जो आर्थिक इकोसिस्टम है वह डोमेस्टिक मार्केट से, हमारा बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट कंजम्पशन है, डोमेस्टिक कंजम्पशन पे हम डिपेंड करते हैं। हम ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट पे उतना हमारी अर्थव्यवस्था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिपेंड नहीं करती। हमारा जो गवर्नमेंट का, अगर देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि सरकारी खर्च कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कैसा है, उनका वेरियस जन कल्याणकारी योजनाओं में कैसा खर्च है, स्टेट्स को किस तरह से वह ज्यादा से ज्यादा सहयोग राशि प्रदान करते हैं टैक्स कलेक्शन के रिसोर्सेज के माध्यम से, उसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बहुत अच्छी तरह से तेजी से आगे बढ़ रही है। सर्विस ग्लोबली भारत का बहुत मजबूत है और बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई है एचएसबीसी की कंपोजिट पीएमआई इंडेक्स, जिसमें सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आपस में ग्रोथ के लेवल पे, एक्सपेंशनरी लेवल पे बढ़ रही है या वह कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है, उसके बारे में कल ही एक रिपोर्ट आई है। तो उसने कहा है कि एचएसबीसी कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडेक्स जो है वह 61.2 है, यानी एक्सपेंशनरी मोड में। सर्विस सेक्टर भी बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बढ़ रहा है। अगर 50 से ऊपर ये होता है तो देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। तो वह, और वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो फिगर है वो 58.3 है। आरबीआई के बाद मूडी की भी कल एक रिपोर्ट आई थी। मूडी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया ग्लोबल लेवल पे, जहां पे एक तरफ मूडी ग्लोबल लेवल पे मूडी ने अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था को चैलेंज के अंतर्गत बताया, वहां पे भारत की अर्थव्यवस्था, उसने यह कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में, ग्लोबल चैलेंजेस के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में यह आगे चलती रहेगी। मॉर्गन स्टैनले ने हमारे कैपिटल मार्केट के लिए बोला है कि जो आज 81,000 का सेंसेक्स इंडेक्स है वो 2026 तक 1 लाख के लेवल पे पहुंच सकता है। तो आरबीआई की रिपोर्ट देख लें, मूडी का पॉजिटिव सेंटिमेंट है, मॉर्गन स्टैनले है, एचएसबीसी का कंपोजिट इंडेक्स है, फिच भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी को ट्रैक करते हैं, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो इकोनॉमी चलती है ये परसेप्शन पे चलती है। लोग अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था को देख के रखते हैं, समझते हैं, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी आता है, ग्लोबल लेवल पे भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज उस कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। उसी के कारण अभी एप्पल ने इतना बड़ा इन्वेस्ट भारत में किया है। बेंगलोर के पास लगभग 300 एकड़ में नया प्लांट बना रहे हैं, जो कि यूएस नहीं चाहता था। उसके बाद भी एप्पल ने कहा है कि हम अपने इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखेंगे और हमारे जॉइंट वेंचर और सब्सिडी के माध्यम से भी इसको आगे बढ़ाएंगे। तो यह मुझे यही बात आपके सामने रखनी थी कि पिछले 11 साल में मोदी जी का जो ध्यान था, कोई भी देश बिना आर्थिक महाशक्ति बने, बिना आर्थिक रूप से अपने आप को सशक्त किए, ग्लोबल लेवल पे लीडरशिप के स्टेज पे नहीं पहुंचता। तो सबसे पहला पिछले 11 साल में यह एक महत्वपूर्ण योगदान और फोकस एरिया था सरकार का कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत स्थिति में लेके जाएं। और आज हम विश्व की चौथी जो अर्थव्यवस्था बनने के कगार पे हैं।
और जल्दी जापान को, अभी 5वीं अर्थव्यवस्था पायदान पे है, जल्दी हम 4थी पायदान पे पहुंच जाएंगे। जापान जो हमारे आगे है उसको जल्दी से हम क्रॉस कर लेंगे। और कंटिन्यूअस रिफॉर्म की जरूरत है। देखिए, अर्थव्यवस्था स्टैटिक नहीं होती, अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी होता है कि कंटिन्यूअस रिफॉर्म करते रहें, और सरकार ने कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स के ऊपर अपने फोकस को रखा हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण बजट पे अनाउंस किए थे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके सामने मैं जरूर रखना चाहूंगा, जो कि आगे आने वाले समय में सरकार रिफॉर्म्स के रूप में कर रही है। अभी सरकार ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन बनाया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करके देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा के हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्लोबल लेवल पे स्टैब्लिश करने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन बनाया। एमएसएमई सेक्टर, लार्ज इंडस्ट्रीज, इनकी जो भी समस्याएं उनको एक प्लेटफॉर्म पे सॉर्ट आउट करने के लिए काम किया है। डीरेगुलेशन कमीशन भी सरकार ने बना दिया है, क्योंकि कई बार ओवर रेगुलेशन के कारण, कंप्लायंसेस के कारण लोग इंडस्ट्री वगैरह कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज को चैलेंजेस डील करने पड़ते हैं। तो डीरेगुलेशन कमीशन के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कंप्लायंसेस को कम करने का काम सरकार कर रही है। कल ही हमारे वित्त मंत्री ने ये सीसीआई को कहा था कि आप, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि आप ओवर रेगुलेट मत करिए। इंस्टीट्यूशंस को बोला है कि आप बिजनेस कम्युनिटी को हैंड होल्डिंग करिए, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह आगे बढ़ाइए। तो उन्होंने पब्लिकली ये कहा है कंपटीशन कमीशन को कि आप मर्जर वगैरह अलाउ करिए, जो इसको ओवर रेगुलेशंस को कम करिए। लेबर लॉ एक बड़ा चैलेंज देश के लिए था, उसके अंदर भी सरकार ने कहा है कि स्टेट लेवल पे, क्योंकि लेबर, लैंड, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब स्टेट के अंडर डोमेन में आते हैं, तो स्टेट को लेबर लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने पुश करते हुए मीटिंग भी बुलाई है। ट्रेड एग्रीमेंट्स जो जरूरी होते हैं उनको फास्ट ट्रैक करते हुए अलग अलग कंट्रीज के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किए। और जो पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, देश की आर्थिक एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो जरूरी है, उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी में कई सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं, चाहे सोलर पावर ले लें, ग्रीन हाइड्रोजन को ले लें, न्यूक्लियर पावर, देश में पावर जनरेशन के सेक्टर में आगे बढ़े, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। तो लास्ट में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट इज कमिटेड, अवर गवर्नमेंट इज कमिटेड, अर्थव्यवस्था के ऊपर पूरी फोकस तरीके से काम करते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार हमारी पूरी तरह से कमिटेड है। और उसके लिए जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा जो है, अगर हम लोगों ने डिफेंस में खर्चा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना खर्चा किया है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जिस तरह से सरकार उसको एक्सपेंड कर रही है, तो इसके कारण कहीं वित्तीय घाटा तो सरकार का नहीं बढ़ेगा। सरकार की तरफ से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जो अवर गवर्नमेंट इज कमिटेड टू फिस्कल कंसोलिडेशन ग्लाइड पाथ, जो फिस्कल कंसोलिडेशन का रोड मैप सरकार ने तय किया वित्तीय घाटे का 4.4% का, उस पे हम एडर करेंगे, उसके लिए कमिटेड है। और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, कल प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में स्पष्ट रूप से कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉजिटिव इम्पैक्ट कंजम्पशन पे भी आता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी आता है, ईज ऑफ लिविंग पे भी आता है, इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करता है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे कोई कमी करने वाले नहीं हैं। तो यह महत्वपूर्ण बात आप सबके सामने मैं रखना चाहता था। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रहा है। आज आईएमएफ तक ने यह कहा है कि भारत जो है वह फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ग्लोबल चैलेंजेस के बाद भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ रहा है, और अपनी अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि तेज कर रहा, बल्कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान कर रहा है। तो यह बात मैं आप सबके सामने कहना चाहता था कि भारत
आने वाले समय में आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में बढ़ रहा है, उसका डिफेंस इंडस्ट्री और मिलिट्री कैपेबिलिटीज अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है, और ग्लोबल आउटरीच, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में महत्वपूर्ण योगदान करने का भी काम भारत सरकार कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। तो यह विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक आयाम था, जिसके बारे में मैं आपके सामने अपने विचार रखना चाहता था। इसी के साथ अगर किसी का कोई प्रश्न होगा इस विषय में, अर्थव्यवस्था और इसके बारे में, तो मैं उसको सहर्ष जवाब देने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को परेशान किया जाएगा अगर वह आतंकवाद के साथ, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आईएमएफ ने जिस तरह से लोन दिया और अब जिस तरह से एफएटीएफ भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में आ जाए, तो क्या आपको लगता है कि जब अगली एफएटीएफ की बैठक होगी तब पाकिस्तान जो है वहां पर ग्रे लिस्ट में रहेगा? देखिए, अल्टीमेटली आज हमारे 7 से ऊपर जो डेलीगेशंस के लगभग 60 के करीब जो लीडर, ग्लोबल जो डोमेस्टिक लीडर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह जो गए हैं, पूरे कई कंट्रीज में जाके, 50-60 कंट्रीज में जाके भारत की व्यवस्था की बात को स्पष्ट रूप से रख रहे हैं, मजबूती से रख रहे हैं। साथ में इस बात को भी अच्छी तरह से रखने का वहां पे यह उपक्रम है कि पाकिस्तान इज ए एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेरर, और उसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। जापान ने और यूएई ने अपना स्टेटमेंट भी दिया है कि भारत के जो पक्ष है और पाकिस्तान का जो टेररिज्म को सपोर्ट करने का जो कार्य है, वो उसमें हम भारत के साथ खड़े हैं। और इवन जो आईएमएफ का लोन है उसमें भी उन्होंने 11 कंडीशंस, उसके बाद पहले तो लोन उन्होंने सैंक्शन किया था, क्योंकि पहले से ही वो सैंक्शन का नेक्स्ट ट्रेंच उन्होंने दिया है, लेकिन साथ में उन्होंने 11 कंडीशंस नई लगाई हैं। इन कंडीशंस को आप पूरा करोगे तो आपको इस लोन के जो पैसा है वो मिलेगा। तो यह एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात है, और भारत ने सभी तरह के व्यापारिक जो संबंध है पाकिस्तान के साथ बंद कर दिए हैं। वो एक तरीके से सैंक्शन की तरह ही काम चल रहा है, तो उससे भी उसकी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचेगा। और ठीक है, थैंक यू।